ओम शांति। हम सुन रहे हैं अनसुनी अनमोल कहानी दादी प्रकाश मणि जी के जीवन परिचय से जुड़े हुए श्रेष्ठ अनुभवों को, जो रमेश भाई जी हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। बात चल रही थी कि मम्मा ने 24 जून 1965 को शरीर छोड़ा, तो आखिर पत्रों के माध्यम से कार्य व्यवहार और कारोबार आदि में गवर्नमेंट के कुछ भी उतार चढ़ाव, कोई चेंजेस होते हैं, तो उसमें सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन रहेगा मुख्य संचालिका के रूप से, क्योंकि बाबा ने तो अपने होते सारा कुछ माताओं बहनों को सौंप दिया गया था, जिसमें मुख्य मातेश्वरी जगत अम्बा जी थी। तो अब मातेश्वरी जाने के बाद कौन कारोबार संभालेगा? जो बाबा का निर्णय होगा, लिखत में होगा, तो रमेश भाई जी ने कहा मुझे आसान रहेगा ये कहने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए। बाबा का पूछना ही इतना काफी था कि बाबा ने कहा बच्चे ने यज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। तो 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1966 में ये डिक्लेरेशन किया गया कि साकार मुरली के अंतिम पेज पर सभी ब्रह्मावत्सों को बाबा की ओर से रमेश भाई जी को बोला गया आप पत्र भेजिए। और वो पत्र की लाइन क्या थी जो मुरली के साथ संलग्न होकर आई थी? वो थी कि दादी प्रकाश मणि जी को मम्मा के जाने के बाद से मुख्य प्रशासिका के रूप में इस संस्था का साकार रूप से माध्यम माना जाएगा। मुख्य प्रशासिका का जो भी कर्तव्य होते हैं वो दादी प्रकाश मणि जी करेंगी, और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप से दीदी मनमोहिनी जी को नियुक्त करने का पत्र लिखा। बाबा ने उसकी एक कॉपी बनाकर, जो मुरली में ही साथ में अटैच की हुई थी लाइन, उसी की एक कॉपी बनाकर खास बोला बच्चे को भेजो। मैंने आज ये नियुक्ति पत्र लिखा है, मुरली के द्वारा सभी ब्रह्मावत्सों को ये सूचना पहुंच जानी चाहिए। तो कैसे छोटी से छोटी बात को भी बाबा बहुत विचार करके, और किसी की भी, छोटे बच्चे की भी अगर कोई राय हो तो उसकी तरफ ध्यान देकर आवश्यक होता था तो उसके ऊपर विचार मंथन कर उसको कोई ना कोई निवारण भी अवश्य बाबा देते थे। तो दादी जी में वो कैपेबिलिटी देखी, जो दादी जी को मुख्य प्रशासिका 1966 में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर 1968 में रमेश भाई जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को मैंने पत्र लिखा, बाबा आपने दादी जी को मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त तो कर दिया, परंतु जैसा आप पहले सुन चुके हैं आप सभी कि दादी जी रहती थी मुंबई में और कारोबार यज्ञ का सारा कहाँ चलता था? माउंट आबू में। तो फिर मार्गदर्शन लेना हो या कोई ऐसी अनुभव औरों आत्माओं को जो भी आते थे ब्रह्मावत्स, उनको भी कराना हो तो कैसे संभव होगा? दादी यहाँ बात वहाँ, तो बार बार आना जाना पूछना, खर्चा भी होता था यज्ञ का। तो बाबा ने युक्ति से रमेश भाई और कुमारिका दादी यानी दादी प्रकाश मणि जी को वर्ल्ड रिन्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के निर्माण के संबंध में आबू में बुलाया। उस समय ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला कि आपको यहीं रहना है, लेकिन ऐसे इस ट्रस्ट को स्थापित करना है हमने, इसलिए बुलाया गया। तो दीदी मनमोहिनी जी, दादा आनंद किशोर, वो तो आबू में पहले से ही थे, और ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट के बारे में हम चारों को बैठाकर, रमेश भाई भी थे जिसमें, प्रकाश मणि दादी जी भी थी, दीदी मनमोहिनी जी भी थी, आनंद किशोर दादा भी थे। तो जैसे सभी ने बैठकर आपस में मीटिंग करी, और जब वो चर्चा समाप्त हुई उसके अंतिम दिन प्रश्न ये निकला कि चलो ट्रस्ट कैसे बनाना है, ट्रस्ट डीड क्या होती है, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट से वैसे तो ये एक परिवार है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट एक्टिविटी दिखाते हैं तो हमें एक ऑफिशियली इसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है एज एन ट्रस्ट। तो पूछा गया इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी कौन बनेगा? तो प्रकाश मणि दादी जी और दीदी मनमोहिनी जी को बोला आपस में आप राय कर लेना।
और राय करके रात्रि में ब्रह्मा बाबा ने रमेश भाई जी को कहा कि आपको हम मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। तो भाई साहब ने तो जैसे ही सुना कहा नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे तो इसका कोई अनुभव ही नहीं है। तो दादी जी ने बहुत सुंदर शब्द कहे, रमेश भाई, दादी जी का तो वैसे ही देखिए निर्माणता कितनी थी और निमित्त भाव कितना स्पष्ट था। बोला रमेश भाई, आपका तो सिर्फ नाम है, आप कारोबार निमित्त बनकर संभालो, मैं आपकी पूरी मददगार रहूंगी। सोचिए, जो खुद संस्था के मुख्य प्रशासिका हैं, लेकिन उनकी निर्माणता और निमित्त भाव ये था कि किसी भी प्रकार की मदद है तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं, मैं आपकी मददगार बनूंगी। और दादी जी ने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, अपना ये वायदा दादी ने अंतिम क्षण तक निभाया। हर बात में, ट्रस्ट में कोई चेंजेस होते थे, फाइनेंशियल ईयर में बजट चेंज होता था, क्योंकि रमेश भाई जी तो सीए थे, तो कुछ भी, कोई भी एक्ट अगर अकाउंटिंग वे से चेंज होता था तो कोई भी कारोबार में सहयोग होता था, दादी जी के पास जाते थे और दादी जी ने सारा सहयोग दिया। फिर दूसरे ही दिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्ट के निर्माण के कारोबार करने के लिए मुझे तो मुंबई भेज दिया कि अब आप जाओ मुंबई में सारा इसका ऑफिशियल कारोबार करके आओ, लेकिन दादी को आबू में रख लिया। तो जैसे दिसंबर 1968 से 18 जनवरी जब तक बाबा थे तब तक मुख्य प्रशासिका के रूप से क्या क्या कारोबार होते हैं, बाबा ने दादी जी को एक एक छोटे से छोटा काम सारा बताया। क्यों बता रहे हैं ये कोई भी नहीं सोच पाया। बाबा दादी का हाथ पकड़कर एक एक स्टोर खोलकर बताते थे, एक एक स्टॉक दिखाते थे, जैसे मम्मा सारा संभाला करती थी, क्योंकि दादी तो मुंबई में रहते थे, इतना मधुबन का पूरा विस्तार नहीं मालूम था। फिर पत्र व्यवहार कैसे करना होता है, मुरली के द्वारा कैसे लेन देन होती है, बच्चे आएंगे बाबा मिलन करने के लिए तो कैसे उनको पालना भासना देनी होती है। बीच बीच में रमेश भाई भी आते रहे इन्हीं दिनों में, तो उनको भी कुछ ऐसे पर्सनल शिक्षाएं लेने का टेस्ट, जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे सिखा रहे थे, वो सब भी मिला। और 16 जनवरी को 1969 में आबू का संग्रहालय जो नक्की लेक के पास पड़ता है, आबू संग्रहालय के लिए मकान खरीदने की बातचीत चली। बाबा ने कहा यहाँ एक संग्रहालय माना म्यूजियम होना चाहिए कोई, ताकि कोई घूमने के लिए अगर इस पर्यटक स्थल पर आता है तो कम से कम भगवान का ज्ञान तो सुनकर जाए, उसके कान में एक बात तो पड़े, चाहे चित्र देख कर जाए, लेकिन एक ऐसा म्यूजियम खोलना चाहिए। तो जरूर है, बातचीत करने के लिए अहमदाबाद आए। फिर 17 जनवरी 1969 को मकान मालिक के जैसे बातचीत करी, सब कुछ हुआ। तो रमेश भाई ने बाबा को बताया कि बाबा 95% बातें ओके हो चुकी हैं और मकान मालिक ने कहा ही है कि एक हफ्ते में आप आबू आकर मकान का सारा एग्रीमेंट साइन करके ले जाओ। रात को ब्रह्मा बाबा को फोन करके सारा समाचार रमेश भाई जी ने दिया था। फिर उन्होंने बोला कि बाबा एक हफ्ते के बाद आकर एग्रीमेंट साइन करने को बोला है, तो आप मुझे अब राय दीजिए, मैं कहाँ जाऊं, मधुबन आऊं या बड़ौदा जाऊं, क्योंकि बड़ौदा में प्रदर्शनी चल रही थी, वहां जाऊं क्योंकि सेवा के लिए भी कोई ना कोई हैंड्स तो चाहिए, तो भेजा जाता था। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम ना बड़ौदा जाओ, वहां सेवा करो, एक हफ्ते बाद है ना एग्रीमेंट, तुम तब आ जाना। लेकिन बाबा के फोन मतलब बातचीत चल रही थी, उसी बीच में ही बड़ी दादी जी यानी दादी प्रकाश मणि जी ने फोन हाथ में लिया और कहा कि नहीं, तुम ना मधुबन आ जाओ, बड़ौदा नहीं जाओ, क्योंकि यहाँ आना तुम्हारे लिए जरूरी है। पर क्यों आ जाओ ये नहीं मालूम था। मतलब दादी जी से जैसे एक थोड़ा क्लोजनेस थी, तो वो हक से कुछ भी कह भी पाती थी। तो बोला ठीक है, मैं 18 जनवरी को रात को 11 बजे की ट्रेन से आबू पहुंच जाऊंगा। और बाद में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दादी जी ने जैसे पहला फोन मेरे लिए ही करवाया, क्योंकि 17 जनवरी को ये सारी बात हुई थी। बाबा तो फिर भी अंतिम क्षणों में किसी को रोक नहीं रहे थे, सेवा के लिए ही भेज रहे थे,
लेकिन जैसे दादी को आभास कुछ ऐसा हुआ, जो दादी ने रमेश भाई जी को बुलाया और जिनको फोन किया तो उन्होंने बोला वो तो आबू के लिए निकल चुके हैं। 19 जनवरी 1969 को जब आबू पर्वत पहुंचने पर मैं बस अड्डे तक ही पहुंचा था, तो उसी रास्ते में मुझे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का समाचार मिला। रमेश भाई जी बताते हैं कि जब मैं पांडव भवन पहुंचा तो दादी जी, संदेशी दादी और ईशु दादी सब जैसे मेरे इंतजार में बैठे हुए थे और तीनों ने मिलकर जैसे मुझे भी बाबा के कमरे में ले गए और बाबा का पार्थिव शरीर वहां रखा हुआ था। 3 मिनट जैसे सभी ने एकदम साइलेंस पार्थिव शरीर के सामने खड़े होकर दादी से, बाबा से जैसे दृष्टि प्राप्त करी, शक्ति प्राप्त करी। फिर बाद में जो बाकी का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो रमेश भाई जी ने खुद ही आगे बढ़कर बोला, दादी जी आपने ब्रह्मा बाबा के शरीर को सारी रात बहुत अच्छी तरह संभाला है, ये तो आपने कर दिया, अब मैं आ गया हूँ तो बाकी का काम हम भाइयों को करने दो। और भी भाई थे तो कहा हम भाइयों को करने दो, क्या आप हमें इसकी इजाजत देंगे? क्योंकि दादी ऐसे नहीं मैं करूंगा, हट जाओ, नहीं। यही तो देखिए ज्ञान की वार्तालाप होती है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो दादी जी की निर्मलता देखिए। दादी जी ने कहा कि क्या आपको ये सब आता है, अंतिम संस्कार कैसे करना होता है, अभ्यास है आपको? तो रमेश भाई जी ने कहा हाँ जी है दादी, अगर आप कहें तो कहा ठीक है, भले तुम ये जिम्मेवारी लो और तुम ये सब कुछ करना, बाकी कोई भी बातें होती हैं, कुछ निर्णय करना होता है तो वो आप भले पूछ लेना। अब बाकी सब बातें तो हो गई, तैयारियां भी सारी हो गई। अब मुख्य प्रश्न उठता था कि तैयारी सारी हो गई, अब बाबा के रथ को आखिर मुखाग्नि कौन देगा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये निर्णय रमेश भाई जी खुद नहीं ले सकते थे। अब सबके सामने ये प्रश्न आया कि सारा ही दैवी परिवार और बड़े बड़े निमित्त खड़े हैं। ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार भी आया हुआ था, उस समय मौजूद था। तो पूछा कि मुखाग्नि कौन दे, ये प्रश्न का हल कौन करे? तो दादी जी कभी नहीं कहती थी कि मैं बता दूंगी, मैं संचालिका हूँ। ये देखिए उनका निमित्त भाव एकदम न्यारी, भले अधिकार हैं लेकिन फिर भी न्यारी होकर कहते थे ठीक है, हम बाप दादा से संदेश लेकर आते हैं, पूछते हैं। तो अपनी आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया। संदेश में पूछा गया, बाबा ब्रह्मा बाबा के इस पार्थिव शरीर को मुखाग्नि कौन देगा? तो बहुत ध्यान से सुनने की बात है। बाबा ने संदेश में कहा, सारी मानव जाति के अलौकिक पिता का अंतिम संस्कार है ये, और उनके अग्नि संस्कार को इस परिवार का जो सबसे बड़ा और मुरब्बी बच्चा है, पहला नंबर तो ब्रह्मा बाप को ही बाबा मुरब्बी बच्चा कहते थे, लेकिन फिर भी इस ईश्वरीय परिवार में जो सबसे बड़ा मुरब्बी बच्चा है वो दादी प्रकाश मणि। बाबा के शब्द थे, ये ईश्वरीय संदेश आया था। तो दादी प्रकाश मणि ही बाबा के रथ को मुखाग्नि देंगी, और उन्होंने दिया। जैसे कि जब ये सब कार्यक्रम पूरा हुआ तो कुछ वर्ष के बाद सेवाओं का विस्तार आखिर तो आगे बढ़ना ही था। तो सन 1977 की बात है, बड़ी दीदी मुंबई आए हुए थे और उस समय दादी प्रकाश मणि जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बन ही रहा था। तो बड़ी दीदी ने मुझे कहा कि रमेश भाई आबू चलो, दादी जी का विदेश यात्रा का कार्यक्रम तैयार हो रहा है, इनविटेशन आया हुआ है, उनको जाना पड़ेगा, तो आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आप सोचिए, इतनी बड़ी दादी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं, वो भी कोई कम पद के अधिकारी नहीं, लेकिन एकदम निमित्त बनकर, निर्माण बनकर कैसे पूछते थे। तो दादी जी के प्रोग्राम को सेटल करने के लिए दीदी जी के साथ रमेश भाई और उनकी लौकिक युगल जो उषा बहन थे ज्ञान में, वो दोनों आबू आए। तो जब आबू आए तो
बाप दादा से दादी जी की विदेश यात्रा के बारे में संदेश पूछा गया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद कोई भी ऐसा अहम फैसला होता था तो बिना बाबा से संदेश लिए बिना कोई भी ऐसा फैसला एक्टिवेट नहीं किया जाता था। तो जब पूछा गया व्यक्त बाप दादा से संदेश लाने के लिए, तो दादी जी ने संदेश में बोला कि रमेश भाई, आपको भी विदेश जाने की श्रीमत मिली है। दादी जी के साथ अब बाबा ने बोला है तो जाना तो है ही। तो लगभग 4 मास से भी अधिक समय तक रमेश भाई जी बता रहे हैं, मुझे विदेश यात्रा में दादी जी के साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला। और इस दौरान मैंने दादी जी से बहुत सी बातें सीखी, जैसे दादी और मेरा संबंध माँ बेटे का जो संबंध होता है ना, छोटी छोटी बातें कर्म करते करते कैसे मार्गदर्शन देती थी, दिल में भी जैसे अलौकिक माता के रूप से वो छाप छोड़ देना ब्रह्मावत्स के अंदर। रमेश भाई जी कह रहे हैं मेरे अंदर ऐसी ही छाप छोड़ दी थी। और मुंबई में जब ईश्वरीय सेवा पर निकले तब दादी ने, जैसे क्योंकि फ्लाइट पकड़नी थी, वाया मुंबई से होते हुए गए, तो दादी ने प्लेन में पूछा कि आप प्लेन में क्या करते हो। सीटें तो दोनों की अलग अलग थी, तो बोला आप प्लेन में क्या करते हो। तो रमेश भाई ने बहुत सहज भाव से कह दिया, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूँ, बाबा को याद करता रहता हूँ। भाई मैं योग और ज्ञान, यही तो मंथन है हमारा ब्राह्मण जीवन का। तो दादी ने कहा क्यों, आप खाली समय है, बैठे बैठे पत्र लिखो, सबको यात्रा का समाचार दो, भाई ऐसे ऐसे हम जा रहे हैं, ये हम सेवाएं करेंगे। और उस समय कोई फैक्स ईमेल आदि था नहीं, टेलीफोन बहुत महंगा था, तो पत्र लिखना शुरू कर दिया। अब जब पत्र लिख रहे थे तो बिल्कुल लिखते लिखते जैसे साथ में ही एक भाई बैठे हुए थे जो बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था। तो दादी जी ने कहा, भाई तुम्हारे साथ में कोई बैठा है, तुम जाकर उनकी सेवा करो ना, अच्छा इसी बहाने सेवा हो जाएगी। ज्ञान सुनाने हम जा रहे हैं, अगर यात्रा में ही कोई साथी मिल गया तो सेवा करनी चाहिए। तो कहा कि मैं इसकी सेवा, चलिए दादी ने कहा है तो करना ही है। तो उन्होंने शुरुआत करी, और महानुभाव जी आपका क्या नाम, कहाँ जा रहे हैं आप, सारी बातचीत हुई, वो भी अमेरिका जा रहे थे ऐसे। तो बोला अच्छा आप परमात्मा को मानते हैं। अब शुरुआत तो ज्ञान माना, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उस समय तो सीधा सीधा परिचय था। तो उसने सीधा ही कह दिया, नहीं मैं नहीं जानता, नहीं मैं मानता हूँ। अब रमेश भाई जी को प्रश्न पड़ गया कि दादी ने मुझे क्या सेवा करूं, और ये तो भगवान को मानता ही नहीं है, और जो है ही नास्तिक उसको मैं क्या ज्ञान सुनाऊं। और दादी जी के पास रमेश भाई जी पहुंचे और कहा, दादी आपने कहा उसकी सेवा करो, वो तो है ही नास्तिक, अब नास्तिक की मैं क्या सेवा करूं, थोड़ी तो भावना हो उसके अंदर, तब तो मैं उसको सत्य बताऊं। तो सुनिएगा आगे दादी जी ने क्या युक्ति बताई उसको सेवा करने की, और उन्होंने जाकर सेवा करी, और वो सेवा कैसे सफल हुई ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।